जय हिंद साथियों, नवंबर 2014 के अंदर फौज की कार्रवाई के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 छात्र हताहत हो जाते हैं और 2 छात्र घायल हो जाते हैं। और उसी घटना के दौरान एक छात्र गाड़ी से कूदकर भागने में सफल होता है। घटना छात्रों से जुड़ी थी, इसलिए घाटी के अंदर हालात बेकाबू हो रहे थे और हताहत छात्रों के लिए जो गवर्नमेंट कंपेंसेशन दे रही थी, तो छात्रों के परिवारजनों ने वो कंपेंसेशन लेने से भी इनकार कर दिया। ऐसे बिगड़ते हुए हालातों में ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे, जो कि उस समय कर्नल पांडे थे, उनको ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहा गया। ऐसी सेंसिटिव कठिन परिस्थितियों में ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी ने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, वो सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, जेएनके के इलाके में डिसीजन के पीछे ड्यूटी और सेफ्टी दोनों जुड़े होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा डिस्टर्ब एरिया है। बिल्कुल। और इस माहौल में जब डिसीजन लिया जाता है तो वहां पर रिस्क भी होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यस। तो एक कमांडर किस तरीके से सोचता है और कैसे इस पर एक्शन लेता है? बिल्कुल, ये बहुत आपने उम्दा सवाल किया है। और ये हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ पर, सैनिक हैं, वो हर पल इस सिचुएशन का सामना करते हैं। देखिए, खासकर ये उग्रवादी वाली जो सिचुएशन है, टेररिज्म वाली सिचुएशन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से या एक जो कन्वेंशनल पारंपरिक युद्ध होता है उससे बहुत फ़र्क है जी। पारंपरिक युद्ध में आपको दुश्मन पता है, ये भी पता है कौन सी दिशा में आएगा, क्या वेशभूषा में आएगा, किस तरीके से हरकत करेगा, वो सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता है जी। यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत होती है आपकी। तो अब समय आपके पास बहुत कम होता है सर। आपको क्षणिक डिसीजन लेना है। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग का, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सोच है, उन चीज़ों का एक सॉफ्टवेयर जो आपके दिल और दिमाग में बन जाता है, ये सिर्फ आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिसीजन लेते हैं। तो अब इस डिसीजन में सर्वोपरि तो है नेशनल सिक्योरिटी, और उसको कंप्रोमाइज आप कर नहीं सकते हैं। तो वो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर रहता है। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी लगता है कि ये जो लोग हैं, कुछ छोड़ के जो बाहर से आए हुए हैं, जो इन्फिल्ट्रेट करके फॉरेन टेररिस्ट हैं जी, बाकी सब अपने ही लोग हैं, सर। बहके हुए बच्चे हैं जिनको शायद वो डायरेक्शन नहीं मिला। तो ये भी सोच कहीं आपको होती है। तो आपको ये भी लगता है कि अगर हम इसको पकड़ सकें सर, बिना मारे, अगर हम इसको सरेंडर करा सकें या इसको कर सकें, तो हम इसकी जीवन को बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अब स्पेक्ट्रम में आपके पास में 2 किनारे होते हैं। एक किनारा होता है जिसमें आपको नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे किनारे में होता है कि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, हमारे ही तरह के लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इस सब में आपके पास जानकारी क्या है? अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं इसका। 2014 में नवंबर में 3 नवंबर, अगर मुझे डेट याद है एग्जैक्टली, तो एक खबर आई सुबह सुबह कि एक मारुति कार, सफेद मारुति कार में कुछ टेररिस्ट का मूवमेंट होगा इस इलाके में। तो तुरंत वहां पे हमारी एक आरआर बटालियन थी, उसने तुरंत जाकर वहां पर मोबाइल चेक पोस्ट स्टैब्लिश किया। और एज द सिचुएशन वुड हैव इट, एक मारुति कार निकलती वहां से, उसमें 5 बच्चे थे। अब दूर से तो पता भी नहीं चलता कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, कैसे हैं। वो बहुत स्पीड से निकली और पहला जो चेक पोस्ट था उसको उसने क्रॉस कर दिया, रुके नहीं, रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी रुके नहीं। दूसरा चेक पोस्ट जब आने वाला था तब तक ये लोग सतर्क थे। उससे पहले कुछ हुआ जिससे वो कहीं टकरा गए या कुछ हुआ, तो एक ब्लास्ट जैसी आवाज आई। तो अब ये जो दूसरा चेक पोस्ट था वहां से फायरिंग हुई और इसमें से 5 में से एक तो निकल के भाग गया। 4 बच्चे थे जो युवा थे एक्चुअली। और बाद में कई चीजें पता चली इसके बारे में, लेकिन शुरू में तो किसी को पता नहीं। तो उसमें 2 लोग जो हताहत हुए उनकी डेथ हो गई और 2 लोग इंजर्ड हो गए। अब मैं उसी इलाके में उस समय था, तो मैंने तुरंत कोर कमांडर साहब से बात किया और हमने जो 2 बचे हुए थे जो जिंदा थे, मतलब घायल थे, उनको हमने तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और जो 2 की डेथ हो गई
वो तो उनसे तो वास्ता कम रहा। तो जब हमने इनको शिफ्ट किया तो फिर इसके बाद हम इनके साथ में जुड़ने लगे। अब क्या हुआ, इस स्थिति के बाद बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हुआ वहां पर, और अब चीजें हालात काबू में नहीं आई, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों या सेपरेटिस्ट हों, ये सब लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। कुछ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी इस चीज का हुआ। अब वो चीजें काबू में नहीं आ रही थी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 10-10 लाख का वो दिया, इनका कंपनसेशन भी अनाउंस किया, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं और कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो अंततः मुझे बुलाया गया कि अब आप कुछ इसका तोड़ निकालिए। तो मैं एक सिविल गाड़ी में गया, जो एक बच्चे की जिसकी डेथ हुई थी उसके घर पर पहुंचा मैं। वहां पर भी बहुत पत्थरबाजी और ये सब का सीन था। अगर थोड़ा सा भी किसी को इल्म हो जाता कि मैं फौज से हूं या फौजी हूं तो मुझे तो पत्थरों से ही मार दिया जाता, परिणाम कुछ और ही होता। तो मैं दरवाजे पे पहुंचा, उनको फोन किया मैंने कहा कि जनाब मैं ऐसे ऐसे हूं और कर्नल ब्रजेश पांडे हूं, और मैं आया हूं ये सोचकर कि एक मुसलमान के दरवाजे में जब किसी की डेथ के लिए संवेदना जाहिर करने के लिए कोई आता है तो वो मुसलमान दरवाजा खोलता जरूर है। तो आपके पास दो चॉइस है, एक तो है कि दरवाजा मत खोलिए और बाहर के लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए और उसके बाद जो भी हश्र होगा देखा जाएगा। दूसरा ये है कि आप दरवाजा खोलिए और मुझे आने के लिए अनुमति दीजिए अंदर। तो फाइनली 2-4 मिनट लगा और पूरे टाइम मैं सोच रहा था कि क्या होगा अब। फिर दरवाजा खुला, मैं अंदर गया और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ फैमिली के बीच में बैठा, वो रो रहे थे, थोड़ा बहुत मेरे भी आंसू निकले स्वाभाविक तौर पर। जी। मैंने सिर्फ उनकी संवेदना में 10-15 मिनट का हिस्सा लिया और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं जैसे निकलने लगा तो उनके पिताजी बोलते कर्नल साहब, आपने हमें फौज का एक दूसरा रुख दिखाया है जिसका अनुभव किसी ने आज तक शायद किया नहीं था। उन्होंने कहा हम कल आपके हेडक्वार्टर में आएंगे और अगले दिन आपको ताज्जुब होगा कि ये दोनों पिता कोर कमांडर के सामने बैठे थे और कोर कमांडर खुद अचंभित थे कि ये कैसे हुआ। तो कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी संवेदना शेयर करते हैं लोगों से, लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लोगों को ये एहसास हो जाता है कि हम सिर्फ, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हमारे अंदर, हमारे शरीर में एक बहुत प्यारा सा दिल भी है। बिल्कुल सही बात। उस दिल को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जो बंदूक नहीं कर सकती है, जो आपका फायर पावर नहीं कर सकता है, आपका काइनेटिक नहीं कर सकता है, वो आपका नॉन काइनेटिक करता है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव था। उसके अलावा बाढ़ का सिचुएशन, मतलब रोज एक नई नई परिस्थिति पैदा होती थी, लेकिन एक ये वैसा वाकया है जो मुझे हमेशा याद रहता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो साथियों, अभी आपने सुना ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी को। उनकी ऐसी ही अनेकों घटनाएं जो कि उनके 15 साल के जम्मू एंड कश्मीर के टेन्यूर के दौरान घटित हुई हैं, वो सभी आप सुन सकते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।